मुझे अभी अभी ऑफिस के बाहर छोड़ के गए हैं। हेलो, पिछले 4 किलोमीटर से गाड़ी मुझे फॉलो कर रही है। अनिकेत, This was गया था, वो ऑलरेडी डेड था। मुझे इसकी डिटेल रिपोर्ट चाहिए। श्योर सर। इनके साथ कोई और है? हाँ सर, बाहर बेटा। मैं इंस्पेक्टर राजन मलिक। आप इनके साथ थे? जी सर, मैं और अनिकेत दिल्ली जा रहे थे। आपका नाम? दिल्ली जा रहे थे। आपका नाम? सपन मुखर्जी। सर, अनिकेत मेरा बेस्ट फ्रेंड था। आप दोनों दिल्ली क्यों जा रहे थे? सर, मैं और अनिकेत एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे, उसी के लिए ऑफिस स्पेस देखने जा रहे थे। अनिकेत को क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? ये अनिकेत की वाइफ है? जी सर। अनिकेत! अनिकेत! उठिए ना! अनिकेत उठिए ना! फिर बाद पोस्टमार्टम करें और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाओ। सर वो रही गाड़ी। रोको। यही जगह बोली थी ना? हाँ। देखो चारों तरफ कुछ मिलता है तो। सर ये देखिए, बुलेट। और सर ये देखिए, सर अनिकेत की एसयूवी जिस रास्ते से आई थी, मैंने उस पूरे रास्ते की सीसीटीवी फुटेज मंगा ली है। गुड। ऐसा करो, अनिकेत के दोस्त सपन को कल थाने बुलाओ। तो मतलब कई किलोमीटर तक एक गाड़ी तुम लोगों का पीछा करती है, पर तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर एक आदमी तुम लोगों की तरफ गन निकाल कुछ नहीं करता। सर, जब अनिकेत ने झटके से गाड़ी रोकी, तब मुझे पता चला कि दूसरी गाड़ी ने फोर्सफुली उसको गाड़ी रोकने पे मजबूर किया। सर उस गनमैन ने अनिकेत पे गन पॉइंट की हुई थी। सर उसने गाड़ी रिवर्स करने की कोशिश की, पर तब तक उसने अनिकेत पे गोली चला दी सर। और सर अनिकेत। कमाल की बात है ना पंकज, हमने उस रूट का सीसीटीवी फुटेज चेक किया और उसमें क्लियर है कि वो कार बहुत देर से अनिकेत की एसयूवी का पीछा कर रही थी, और जिस तरीके से अनिकेत ने अपना रास्ता बदला, उससे यह साफ है कि अनिकेत को भी पता चल गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और तुमने कुछ नहीं देखा। अनिकेत ने भी तुम्हें कुछ नहीं बताया। सर हो सकता है अनिकेत ने मुझसे कुछ कहा हो, पर मैं ही नहीं सुन पाया सर। असल में मैं। चलो ध्यान रखना अपना, ठीक है? आप भी ध्यान रखना। सर मैंने ईयरफोन्स लगाए हुए थे और सर अपने एक दोस्त से टेक्स्ट पे बात कर रहा था। सर हो सकता है अनिकेत ने मुझसे कुछ कहा, पर मुझे पता ही नहीं चला। और सर मैंने हुडी भी पहनी हुई थी, तो अनिकेत को भी पता नहीं चला होगा कि मैंने ईयरफोन्स लगाए हुए हैं। अच्छा, संगीत प्रेमी है। गुड। कौन सा गाना सुन रहे थे? सर मेरे फेवरेट सिंगर का लेटेस्ट एल्बम आया हुआ था सर, उसी का गाना सुन रहा था। मोबाइल है? सर क्या हुआ? लेकिन साउंड क्वालिटी चेक करनी है, ज्यादा कुछ नहीं। पता तो चले कि इतना क्या मजा आ रहा था गाना सुनने में कि आसपास ये सब घट गया और आप गाने में डूबे रहे। देखो देखो, सुना? नहीं सर, पॉज्ड है। सर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर उस दिन पब्लिक ने शोर नहीं मचाया होता, तो उस गनमैन ने सर वापस से फायर कर दिया होता।
तो मतलब तुमने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा? सर मैं आपको बता तो चुका हूँ कि उसने अपना चेहरा ढका हुआ था और सर उसने हुडी भी पहनी हुई थी। जैसे तुमने पहनी थी कल? हाँ सर, पर उसकी हुडी थोड़ी अलग थी। मतलब तुमने ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं किया जिससे हमें उस गनमैन को पकड़ने में मदद मिले? सर टैटू, सर उसके राइट हैंड पे एक टैटू बना हुआ था सर। कैसा टैटू? सर एक बड़ा सा टैटू था सर, यहाँ से लेके यहाँ तक सर, ग्रीन रंग का था, डिजाइन बनी हुई थी सर उसमें। हमारे स्केच आर्टिस्ट को बता के बनवा सकते हो? जी सर। सर सपन ने कंफर्म किया है, गनमैन के हाथ में कुछ ऐसा ही टैटू बना हुआ था। और वो जो व्हाइट अकॉर गाड़ी जिसका सीसीटीवी में रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, उसके मालिक से कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन जल्दी हम उस तक पहुंच जाएंगे। अनिकेत की फैमिली हिस्ट्री? सर अनिकेत के फादर मेरठ के जाने माने और रईस प्रॉपर्टी डीलर हैं। और सर ये भी पता चला है कि अनिकेत के पेरेंट अनिकेत और अमृता की शादी से खुश नहीं थे। क्यों? उन दोनों की फैमिलियां बराबरी की नहीं थी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सर अमृता के फादर भी जाने माने कॉलेज के लेक्चरर हैं, पैसे वाले हैं, और सर उन्होंने तो काफ़ी किताबें भी लिखी हैं। जब दोनों फैमिलीज बराबर की थी तो फिर प्रॉब्लम क्या थी अमृता से? सर दरअसल अमृता का पहले किसी के साथ अफेयर था, तो अनिकेत के पेरेंट्स को लगता था कि शादी के बाद भी अमृता का अफेयर चालू है, इसीलिए। जेलस एक्स लवर का एंगल अब समझ में आ रही है ना स्टोरी? एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। सर अनिकेत की लाश को लेकर काफी बवाल हो रहा है। हम ले जाएंगे, छोड़िए इसे, मैंने कहा। अरे चुप हो जाइए। मेरे बेटे की एक ही गलती थी कि इसने इस लड़के के साथ शादी की। अब मैं इसे हाथ भी लगाने नहीं दूंगी। अरे ये क्या बकवास कर रही हैं आप? देखिए, अगर आपने अपना बेटा खोया है तो मेरी बेटी ने भी अपना पति खोया है। अनिकेत के ऊपर मेरी बेटी का भी उतना ही हक है, समझिए आप। छोड़िए मेरे को। क्या हो रहा है सब? आपको मेरे बेटे के मर्डर के लिए इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है मेरे बेटे का मर्डर किसने किया है। गिरफ्तार कर लो इसे, इसी ने मेरे बेटे का मर्डर करवाया है, ये इस कमीने सपन के साथ मिलकर। नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। सच बात तो ये कि इन लोगों ने मुझे अपने घर की बहू माना ही नहीं। ये लोग मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि इनके बेटे ने मुझसे शादी करी थी। अरे तुझ जैसी औरत के साथ नफरत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? हमें सब पता है कि तूने कहाँ का और किधर किधर गुल खिलाए हैं। अपनी रंगरलियों के लिए तूने मेरे बेटे की जान ले ली है। देखिए, जुबान संभाल कर बात कीजिए, समझे? बस बात हुआ। पूरे हॉस्पिटल को मछली मार्केट बना के रखा हुआ है आप लोगों ने। जो मरा है वो आपका बेटा है, आपका दामाद, तुम्हारा पति। कम से कम उसकी तो इज्जत कर लो। अरे मैं कह रहा हूँ सर कि इसने ही मेरे बेटे को मारा है। इसका चक्कर चल रहा था। इन दोनों के अलावा किसी को नहीं पता था कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है। इन लोगों ने ही उन गुंडों को बताया होगा। देखिए मैं किसी और को एक्सपर्ट कमेंट देना है? गुड। तो पूरी इज्जत के साथ अनिकेत का क्रियाक्रम कीजिए और उसका कत्ल किसने किया है यह पता लगाने की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। बॉडी लेकर जाओ, जाइए आप लोग। सर। हाँ पंकज। सर एक बुरी खबर है। पंकज मुझे बुरी खबर नहीं, लीड्स चाहिए। हाँ। बोलो क्या बुरी खबर है? सर जो कार अनिकेत के एसयूवी का पीछा कर रही थी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर UP 14XX4400 फर्जी है सर। इस नंबर की कोई भी एक और कार रजिस्टर्ड नहीं है सर। वाकई में बुरी खबर है। ऐसा करो, इस नंबर के आसपास के जितने नंबर्स हैं उनकी पूरी सीरीज चेक करो और देखो उनमें से कोई व्हाइट अकॉर का नंबर है। अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, पर क्या पता निशाने पर लग जाए। मैं पता करता हूँ सर। सर वो अमृता ठाकुर है। अब ठीक है। हम सॉरी जिस तरह से आपके सास ससुर ने आप पर इल्जाम लगाया कि आपने सपन के साथ मिलकर अनिकेत का कत्ल करवाया। बड़ी गलत बात है, क्योंकि असल में आपने सपन के साथ नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अनिकेत का कत्ल करवाया। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप मेरे ऊपर ऐसे बेसलेस एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं? बेसलेस? जी। मतलब आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं सर, था। मेरा बॉयफ्रेंड था। अनिकेत से पहले मेरी लाइफ में कोई और भी था, पर सर शादी से पहले मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो चुका था और अनिकेत से शादी करने के बाद
मैं बहुत खुश थी। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी। इनफैक्ट मैं अभी भी उनसे प्यार करती हूँ और वो कहीं नहीं गए। वो मेरे लिए जिंदा है, मेरे पास है। ये सब होने के 34 दिन पहले मेरी शादी हुई थी सर। मेरी किस्मत इतनी बुरी कैसे हो सकती है? और सर, बॉयफ्रेंड जैसा तो कुछ भी नहीं है सर। सच में? अमृता जी, ये मेरे पास कुछ कागज हैं जिन्हें हम CDR कहते हैं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स। इनके हिसाब से जब आप अनिकेत और सपन के साथ लंच पर गई थी, उसके जस्ट पहले आपने एक नंबर पर बात की थी, और जब उन दोनों ने आपको ऑफिस ड्रॉप किया, उसके बाद फिर से आपने उसी नंबर पर कॉल करके बात की। अब सवाल यह है कि आपने किससे बात की होगी? मुझे लगता है कि आपका बॉयफ्रेंड ही होगा। देखिए, अब या तो आप बता दीजिए, नहीं तो हम तो पता लगा ही नहीं। हाँ सर, मैंने विक्रम से बात करी थी। विक्रम मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। मुंबई में मैं और विक्रम साथ में ही पढ़ते थे और हमारा सीरियस अफेयर भी था। बट सर, कुछ रीजंस की वजह से मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया था और फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। सर, मैं मूव ऑन कर चुकी थी, पर विक्रम मुझे नहीं भूल पाया था। वो मुझे बार बार फोन करता था, यहाँ तक कि शादी के बाद भी। मैंने उसे बार बार समझाया कि मेरी शादी हो चुकी है, मुझे फोन मत करो, लेकिन उसने कहा कि वो अपनी जान दे देगा। और सर, मैं डर गई थी, इसीलिए मैं उससे बात करती थी। मैंने उसे कई बार बोला कि मेरे लाइफ में उसके लिए कोई जगह नहीं है, पर वो सुनने को ही नहीं तैयार था सर। वो मुझे बार बार कॉल करता था। मैं हर तरीके से आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। प्लीज मेरे पति के कातिल को ढूंढिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए सर। चलिए, किसी बात में तुम्हारे ख्यालात मिलते हैं। मैं भी आपके पति के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहता हूँ। अच्छा, ये विक्रम मुंबई में कहाँ रहता है? पता नहीं सर, मैं तो 2 साल पहले यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी। वो कहाँ रहता है मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। विक्रम जी, हाँ पंकज, बोलो। क्या? यस सर, विक्रम पिछले 1 हफ्ते से दिल्ली में ही था। मैंने उसे अरेस्ट कर लिया सर। बहुत दौड़ा है साले ने। गुड, लगता है केस जल्दी सॉल्व होने वाला है। लेकर आओ इस विक्रम को। तब तक मैं जरा अमृता मैडम को मीटिंग के लिए बुलाता हूँ। ठीक है सर। आइए, बहुत सारे सवाल पूछने हैं आपसे, और आपको तो पता ही होगा कि मैं आपसे क्या पूछने वाला हूं। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, फिर आप इनकार करेंगी, फिर मुझे आपसे सख्ती करनी पड़ेगी, फिर आप डर जाएंगे और फिर सब कुछ बताएंगे। इसमें ना बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा हम दोनों का। तो बेहतर है कि आप खुद ही मुझे सब कुछ बता दो। क्यों? बैठिए। प्लीज। सर, मैं मानती हूँ कि मैंने आप लोग से छुपाया कि विक्रम यहाँ दिल्ली में था। एक्चुअली सर, विक्रम मुझसे मिलने के लिए बहुत डेस्परेट था।
मैंने उसको बहुत बार समझाया, पर इसने मुझे धमकी दिया कि अगर मैं इससे नहीं मिलूंगी तो ये मेरे पति अनिकेत को सब कुछ बता देगा कि ये मुझसे आज भी प्यार करता है। सर, इसी रीजन की वजह से मैंने इसको हाँ बोल दिया और अब लंच पर मिलने वाले थे, पर लास्ट मोमेंट पे अनिकेत का फोन आया और उन्होंने बोला कि वो मुझे और सपन को लंच पर लेके जाना चाहते हैं। सर, मैंने विक्रम को मना कर दिया और हम लंच पर चले गए। और लंच से लौटने वक्त उन्होंने मुझे ऑफिस के बाहर ड्रॉप कर दिया और फिर विक्रम ने मुझे कॉल किया। अनिकेत मुझे अभी भी ऑफिस के बाहर छोड़ के गया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार, बट डोंट वरी, तुम्हारा इंतजार करने की तो मुझे आदत हो चुकी है। एनीवेज, अपना ऑफिस नहीं दिखाओगी? हाय अमृता। मीट माय फ्रेंड विक्रम। हाय विक्रम। हाय। हाय विक्रम। हेलो। मैं तो सोच रहा था कि मुंबई छोड़ के अमृता पता नहीं कहाँ काम कर रही है। कॉफी वॉफी नहीं पिलाओगे? ऑफ कोर्स यार, चलो चलो। तो विक्रम तुम्हारे साथ ऑफिस में था? जी, विक्रम मेरे साथ ही था। जब मुझे फोन आया कि सब लोग अनिकेत को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, विक्रम ने मुझसे कहा कि वो भी हॉस्पिटल चलना चाहता है, पर मैंने उसको मना कर दिया सर, बिकॉज आप तो जानते हैं मेरे इन-लॉज वो मेरे पर कैसे कैसे एलिगेशंस लगाते हैं। इसी वजह से मैंने किसी को नहीं बताया कि विक्रम यहाँ दिल्ली में है। पर आई डोंट नो कि ये बात सपन को कैसे पता चल गई। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि ये बात वो किसी को भी ना बताए। उस वक्त इतनी सारी चीज़ें थी हैंडल करने को, सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा था और मैं नहीं चाहती थी कि कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाए। तो फिर तुम पुलिस को देखकर भागी क्यों थे? सर, अमृता ने मुझे बताया था कि पुलिस को हमारे ऊपर शक है, तो मैं डर गया था सर। ऑफिस में पता करने पर वहां के स्टाफ ने यही बताया कि विक्रम उस दिन उन सब के साथ ऑफिस में ही मौजूद था जब अनिकेत का कत्ल हुआ। पुलिस को लगा था कि वो ये केस जल्दी ही सुलझा लेंगे। पुलिस को एक जरा सी आस नजर आई थी, लेकिन वो भी गलत साबित हुई और फिर उन्हें उस वाइट गाड़ी का नंबर मिला था जो कि फर्जी था। यहां तक कि उसके आसपास की सीरीज के सभी नंबर खंगालने के बाद भी उनके हाथ सही नंबर नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर मलिक के कहने पर बाकी की टीम ने एनसीआर रीजन के रिकॉर्ड्स चेक करने शुरू किए और सीसीटीवी फुटेज और सपन के बयान के आधार पर पुलिस ने उस हत्यारे का हुलिया मीडिया में जारी किया, जिसमें खास तौर पर उस हत्यारे के टैटू को दिखाया गया और पुलिस ने हत्यारे की सूचना देने वाले को 5 लाख का इनाम देने का इश्तिहार भी निकलवाया। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह से जल्द ही कोई ना कोई उनके सामने जरूर आएगा, लेकिन जो उनके सामने आया वो एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। सर, हाँ पंकज, सर एक इन्फॉर्मेशन मिली है। फिर 5 लाख का इनाम क्लेम करने आया क्या? नहीं सर, अनिकेत के कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला है। सर ये देखिए, अनिकेत ने आखिरी कॉल अपने फूफा जी ललित चौधरी को किया था और सर ये ललित चौधरी उस दिन मॉर्ग में भी था। हाँ, तो हो सकता है ऐसे ही कॉल किया हो। इसमें अलग क्या है? अलग है सर, ये ललित और अनिकेत के पिता श्याम पहले बिजनेस पार्टनर्स थे। बाद में इन दोनों फैमिली में कट्टर दुश्मनी हो गई पिछले कई सालों से। और सर र्यूमर्स है कि इस ललित के बेटे अखिलेश ने एक धमकी दी थी कि वो पूरी ठाकुर फैमिली को खत्म कर देगा। चलो जरा इन फूफा जी से भी मिलते हैं, इनके कॉल रिकॉर्ड भी निकलवाओ, पता करें इन फूफा जी की नाराजगी का कारण। अरे आप लोग यहाँ? बस वैसे ही अनिकेत के केस के सिलसिले में कुछ सवाल पूछने थे, रूटीन सवाल। तो चाय ठंडा लेंगे आप? जी नहीं, जवाब लेंगे सही वाले। तो ये बताइए, जब अनिकेत का मर्डर हुआ उसके जस्ट पहले उसने आपको कॉल किया था, है ना? अब इसमें छुपाने वाली की बात। हाँ भाई, फोन आया था उसका। क्या कहा था उसने? पिछले 4 किलोमीटर से एक गाड़ी मुझे फॉलो कर रही है। और वो खुद भी इस बात के लिए पूरी तरह से श्योर नहीं था। उस तरफ से फोन कट गया। मैंने भी बार बार फोन करने की ट्राई की और फोन नहीं मिला। फिर एक मेरा क्लाइंट आ गया, मेरे भी दिमाग से निकल गया।
मेरे को तब याद आया जब मेरे एक रिश्तेदार ने फोन करके बोला भाई अनिकेत को गोली लग गई है। मतलब अनिकेत ने अपने परिवार को छोड़कर, बीवी को छोड़कर, दोस्तों को छोड़कर आपको फोन किया ये बताने के लिए कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब क्यों ना हो भाई, फूफा हूं मैं उसका। हाँ, ऐसा फूफा जो उसके बाप का दुश्मन है, जिसने उसके परिवार को खत्म करने की कसम खा ली है। मतलब तकलीफ के समय अनिकेत ऐसे फूफा को क्यों फोन करेगा? तभी ना जब वो तकलीफ खुद फूफा ने दी हो। मारी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहा हूँ कि तूने ही अनिकेत को मरवाया है ताकि उसके परिवार से बदला ले सके। थारा दिमाग ठिकाने है क्या? दिमाग तो तेरा मैं ठिकाने लगाऊंगा थाने ले जाकर। उठाओ इसे। बहुत गलती कर रहे हैं। ये देख, ये नंबर जिस पर पिछले महीने तूने 2 बार बात की थी, किसका है? हजारों फोन करता हूं, अब किस किस को याद रखूंगा? मैं याद दिलाता हूं। बिरजू नाम है उसका, सुपारी लेता लोगों को मारने की। याद आया? हाँ, वो बिरजू को फोन किया था अनिकेत की सुपारी देने के लिए। अब क्या करता मैं? अनिकेत ने मेरे को धमकी दी थी कि पूरे परिवार को मार डालूंगा। मार को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, पागल हो गया था मैं। जैसे ही मारा गुस्सा शांत हुआ, मैंने मन बदल लिया। मन नहीं बदला है तो अपनी बात बदल रहा है। तू नहीं मरवाया ना अनिकेत को? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। आप बिरजू को पूछ लो। अनिकेत को भी ऐसा ही गुस्सा आ रहा था, वो भी यही समझ रहा था कि मैंने गुंडे भेजे हैं, तभी तो गुस्से में उसने मेरे को फोन किया था। पिछले 4 किलोमीटर से एक गाड़ी मुझे फॉलो कर रही है। ये बकवास बंद कर अनिकेत। हैं? अरे मैं बोल रहा हूं ना, मैंने कोई आदमी ना भेजे हैं। मेरे पीछे गुंडे सिर्फ तू ही भेज सकता है, लेकिन एक बात याद रख, तुझे मारे बिना मैं मरूंगा नहीं, समझा? तू अपने इन पचड़ों में ना मारे को मत डाल। और वैसे भी तूने और तारे बाप ने जो है बड़े लोगों का उल्लू काटा है, उनमें से ही कोई होगा। तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। उसके बाद अनिकेत का कोई फोन नहीं आया। जब तक हमारी इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती ना, शहर छोड़कर मत जाइयो। सर हमने काफी नंबर से मैच कराया, लेकिन एक कार का नंबर ऐसा मिला जो उस नंबर से काफी करीब है। और सर इस व्हाइट अकॉर्ड कार का नंबर है UP 14XX 4300, ना कि 4400। हो सकता है उन लोगों ने 300 का 400 कर दिया। यस सर। और सर ये कार गाजियाबाद के रहने वाले किसी महेश त्रिपाठी के नाम पे रजिस्टर्ड है। महेश त्रिपाठी? महेश त्रिपाठी? जी हाँ। मैं इंस्पेक्टर मलिक। जी कहिए। व्हाइट अकॉर्ड गाड़ी नंबर UP 14XX 4300 आपकी है? जी मेरी थी, अभी नहीं मेरी। मतलब? सर मैंने 3 महीने पहले किसी को बेच दी। किसे? एक जवान सा लड़का था, शशि सिन्हा नाम था। शशि सिन्हा? उम्र क्या होगी इसको? यही कोई 27-28 के आसपास होगी उम्र। गाड़ी के ट्रांसफर पेपर्स है आपके पास? हाँ है ना, अभी देता हूँ। एक और सस्पेक्ट ये लीजिए सर। क्या है इसमें? कुछ भी क्लियर नहीं है। ओह सॉरी सर, थोड़ी सी गलती से ग्रेवी गिर गई थी इसके ऊपर। उसके बारे में कुछ और बता पाएंगे? ज़्यादा कुछ नहीं पता उसके बारे में, लेकिन हाँ उसके हाथ में छोटा सा टैटू था। कुछ ऐसा था क्या? हाँ यही था सर। मैंने बोला था ना तेरे को। अरे हाँ यार, मुझे लगा था यहाँ कोई नहीं रहता है। 1 हफ्ते से यहाँ बाहर भी बहुत कम निकलता है।
सर मर्डर के एक दिन बाद से ही शशि ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है और अभी तक ऑन नहीं किया है सर। इसके घर तो किसी को नहीं भेजा ना अब तक? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन उसके आस पड़ोस में हमने इसके बारे में पूछताछ की है सर। इसके घर पे सिर्फ इसकी माँ रहती है और उसको खबर नहीं है कि हमारी नज़र उसके ऊपर है। फ़ोन बंद करने से पहले शशि ने आखिरी कॉल किसको किया था? सर किसी पिंटू चड्डा नाम के आदमी को। पता करो इस पिंटू चड्डा के बारे में, शायद उसके जरिए हम शशि तक पहुंच सकें। अब पूरी भाजी कितने की थी? पूरी भाजी 40 रुपए की। अब समोसे 10 रुपए का एक देना। अरे सुनो, ये मकान नंबर 248/7 किधर है? इधर चलो। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये पिंटू चड्डा मुझे हर हालत में चाहिए। हो सकता है यही हमें शशि तक पहुंचाए। घर के पीछे वाले रास्ते पर भी नजर रखो, कहीं भागने की कोशिश न करें। सब कौन चाहिए? आप पिंटू चड्डा? हाँ हूँ। तो ये बता, शशि सिन्हा कहाँ है? सब मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम। मैं पिंटू चड्डा नहीं हूँ। झूठ बोलता है, लेके चल। इसने कुछ नहीं किया सर, मत मारिए मत मारिए। अरे आप लोग क्यों मार रहे हैं इसे? झूठ बोलेगा तो पिटेगा। बोल रहा है कि पिंटू नहीं हूँ। हाँ साहब, ये पिंटू नहीं है, ये तो नत्थू है। अरे यहाँ बेर और इमली का ठेला लगाता है और ये बीवी है उसकी। तो पिंटू चड्डा कहाँ है? वो तो मर गया अभी कुछ ही दिन पहले। कोई बीमारी हुई थी उसे, कोई आगे पीछे था नहीं, तो हम लोगों ने पैसे इकट्ठे करके उसका क्रियाक्रम कर दिया था। साहब ये घर खाली पड़ा था तो मैं अपने परिवार के साथ आकर यहाँ रहने लगा। पुलिस को लगा था कि वो पिंटू के जरिए शशि सिन्हा तक पहुंच जाएंगे, लेकिन पिंटू की मौत के साथ वो उस आखिरी कड़ी को भी खो चुके थे। इस केस के दौरान पुलिस के सामने पहलू तो कई आए थे, लेकिन सभी गलत साबित हुए। लेकिन पुलिस शशि सिन्हा तक पहुंचने में कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए इंस्पेक्टर मलिक ने मृत पिंटू चड्डा के बारे में और पता करना शुरू किया। उन्हें पक्का यकीन था कि पिंटू चड्डा के तार कहीं ना कहीं शशि से जरूर जुड़े थे। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस 24 घंटे शशि की मां पर नजर रखे हुए थी। हेलो हेलो माँ, अब शशि बोल रहा हूँ। शशि बेटा, कहाँ हो तुम? कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ माँ, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। घर आ जाओ बेटा। माँ अभी घर नहीं आ सकता मैं। क्यों? किससे डर रहे हो? वो गुंडा, वो अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ा है ना? माँ ये सब मैं अभी बता नहीं सकता। आप ना मेरे लिए कुछ 10-15 हज़ार का जुगाड़ करके रखना, ठीक है? अब मैं आपको फिर से फोन करता हूँ। हमारा शशि जब बहुत छोटा था ना, तभी उसके पापा गुजर गए थे। उसके बाद भी वो बहुत मेहनत करता था, पढ़ाई में बहुत होशियार था। 12वीं में तो उसको 95% आए थे और 2014 में उसने BE करके सिविल इंजीनियर बना। पर सर उसे नौकरी नहीं करनी थी, उसे बहुत कम समय में बहुत सारा पैसा कमाना था, इसलिए रियल एस्टेट एजेंट बना वो। और फिर उसने ढेर सारे पैसे कमाना शुरू कर दिए। सर शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर उसने एक फ्लैट की डील की जिस पर केस चल रहा था। बेचारा बहुत बुरी तरीके से फंस गया था, उसका बिजनेस डूबने लगा, इसीलिए उसने एक लोन लिया। किससे लोन लिया था उसने? वो पिंटू है, पिंटू चड्डा। मुझे तो एक आंख नहीं भाता है वो। मेरा बेटा जब पैसा नहीं चुका पा रहा था, हर रोज घर पे आता था तकाजे के लिए। और एक दिन तो देख, अब बहुत हो गई तेरी बहानेबाजी। अब मुझे तेरे बहाने नहीं चाहिए, पैसे चाहिए, मेरे पैसे। अरे बोला ना दे दूंगा। तुम्हारे पैसे लेके भागा जा रहा हो क्या मैं? क्या समझ रहा है तू मुझको? हाँ? बहुत एकड़ी है तेरी, बहुत एकड़ी है। हाथ छोड़ के बात करो। छोड़ के बात कर रहा।
प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को मत मार। 1 हफ्ते में या तो तू मुझे मेरे पैसे दे दे या फिर मैं तेरी जान ले लूंगा। सर, अगले ही दिन शशि घर से चला गया 4 लाख के जुगाड़ के लिए, पर अब तक घर नहीं लौटा। मैंने राजू से भी पूछा और उसने कहा कि उसे कुछ नहीं पता। राजू कौन? सर, मैकेनिक है, मेरे बेटे की गाड़ी देखता है। कौन सी गाड़ी है शशि के पास? सफेद एक और है सर। UP 14XX4400, यही नंबर है ना? तो उस दिन से शशि से ना तो आपकी बात हुई न राजू की। जी नहीं। आप एक माँ हैं, अपने बेटे की खातिर कम से कम आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। सर, उसका फोन आया था पैसों के लिए, वही तो वो बोल रहा था। मैंने उससे पूछा भी कि क्या वो गुंडा उसका पीछा कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है, लेकिन उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। सर प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। देखिए फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारा एक आदमी 24 घंटे आपके घर पर नजर रखेगा। आपकी फोन कॉल भी रिकॉर्ड होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने बेटे को ये नहीं बताएंगी कि पुलिस को उसकी तलाश है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप और आपका बेटा दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। शर्मा यानी कि धर्म के काफी करीब आ गया था और जेल से निकलने के बाद भी पिंटू अक्सर फोन पर धर्म से बातें किया करता था। अब पुलिस ये शक कर रही थी कि हो सकता है कि धर्म, पिंटू और शशि मिले हुए हों और ये कोई गैंग है जिन्होंने ये हत्या सुपारी के लिए की हो। इसलिए पुलिस ने धर्म को ढूंढना शुरू किया ताकि वो धर्म के जरिए शशि तक पहुंच सके। जा ऐश कर। क्या बात है धर्म पाजी, आप तो सच में धर्मात्मा बन गए, 100 का नोट दे दिए। अरे हम तो पैदाइशी धर्मात्मा है। नीचे कर, नीचे कर काट। अब बुद्ध क्यों बनाया जल्दी भला। पुलिस भाई, लोग लाख बातें बना लें, ठुल्ला मामू बोल लें, पर पुलिस ना मुजरिमों तक पहुंच ही जाती है। अच्छी बात है ना? पर पता पुलिस की बुरी बात क्या है? मारती बहुत है। और हमारे पंकज को तो खास मजा आता है मुजरिमों को मारने में। तो मार खाने से बच जा और अनिकेत के मर्डर के बारे में सब कुछ सच सच बता दे। माता रानी दी सो साहब, मैंने कुछ नहीं पता। हाँ साहब, है जरूर है कि मैं चोरी की कारों का धंधा करता हूँ और ये चोरी की कारें खरीद के ये शराब माफिया और क्रिमिनल गैंग को बेचता हूँ। और पिंटू, उसका क्या लेना देना है इस सबसे? साहब जी, जब भी कोई क्लाइंट ये गड्डी वड्डी का ऑर्डर करता है तो वही सादा पिंटू यो गड्डी का जुगाड़ करता है। मतलब पिंटू तेरे लिए चोरी की गाड़ियां सप्लाई करता था? हाँ जी। आखिरी कौन सी गाड़ी का ऑर्डर दिया था तूने उसे? फॉर्च्यून गड्डी था साहब। एक ड्रग डीलर ने मैंने ऑर्डर किया सी तो मैं पिंटू ने किया कि वैसे ही फॉर्च्यून गड्डी का जुगाड़ करने वास्ते मैं पैसे भी दिते साहब उन्होंने 6 लाख रुपये। फिर कुछ नहीं साहब, मेरा कोई वापस कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट होया नहीं। मैं सोचा कि वो गड्डी का जुगाड़ करने वास्ते लग्या होया है, फिर मैंने कल ही पता चलिया कि मर गया हो। शशि सिन्हा को जानता है? नहीं जानता है साहब, रब दी सो नहीं जानता। ठीक है, हम इसे निकाल सकते हैं। कितने लगेंगे? तकरीबन 2 लाख। सर हमें शशि कॉल रिकॉर्ड से राजू मैकेनिक का नंबर मिल गया है। हमने शशि की मां से कंफर्म भी करा लिया है सर, और राजू के नंबर को सर्विलांस पे भी डाल दिया है। जैसे ही शशि राजू को फोन करेगा हमें पता चल जाएगा सर। गुड।
हेलो राजू, शशि बोल रहा हूँ। शशि, अरे कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? अरे मेरी छोड़, तू अपनी बता ना, तू कैसा है? अरे राजू, बहुत बुरी तरह फंस गया हो यार। अब मुझे मेरी गाड़ी बेचनी है, 2 लाख से ऊपर कुछ भी चलेगा। अच्छा ठीक है, तू घबरा मत, तू ना गाड़ी लेके सीधा मेरे पास आ जा। हाँ ठीक है, चल बाय। राजू का है? वह शशि, राजू को बुलाओ यार। क्या काम है? अरे मिलना है उससे। पहले हमसे तो मिल लो। लेके चलो इसे। पिंटू के डर से हम घर से भागकर छिपते फिर रहे थे, लेकिन पिंटू को हमारे ठिकाने का पता चल गया। पिंटू भाई, मैं सोच रहा हूँ कि आप तुझे मार के तिलक की सही खत्म कर दूं। नहीं पिंटू भाई, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि तुझे एक चांस देना चाहिए। तुझ पे तरस आ रहा है मुझे, तो चल देता हूं। तू मेरे लिए एक फॉर्च्यून एसयूवी कार लेकर आ जा, तो मैं ना तेरे 4 लाख रुपए और उसका सूद सब माफ कर दूंगा। फॉर्च्यून एसयूवी कहाँ से लेके आओ पिंटू भाई? कहाँ से लेके आओ? अरे चोरी कर ले। मुझे उसकी उधारी चुकानी थी और मेरे पास कोई चारा नहीं था। और मैं और राजू मैकेनिक उस दिन नोएडा में व्हाइट फॉर्च्यून एसयूवी ढूंढने निकल गए। हमें 1-2 एसयूवी मिली, पर वो व्हाइट नहीं थी। फिर हमें रेस्टोरेंट के बाहर अनिकेत की व्हाइट फॉर्च्यून देखी। ये देख, एकदम नया माल है। हाँ ये चलेगा यार। क्या करें? पार्किंग से चुरा ले। पार्किंग चुराने में खतरा है, कैमरे लगे होंगे। मैं तो बोलता हूँ मौका देखकर रास्ते में छीन लेते हैं। मैं गाड़ी पे नजर रखता हूँ, तू जाकर आसपास का जायजा लेके। ठीक है, चल। तो तू सही मौके की तलाश में बैठा था कि उसे मार कर एसयूवी चुरा ले। नहीं सर, हम उसे मारना नहीं चाहते थे सर। हम तो बस अपनी जान बचाने के लिए वो गाड़ी चुराना चाहते थे, ताकि हमारी लोन माफ हो जाए। हमारा बैड लक भी देखिए ना सर, हमें अब जाके पता चला कि पिंटू मर चुका है। यही बात हमें पहले पता चल चुका होता तो पिंटू का डर हमारे सर पे नहीं होता। लेकर जाने। पुलिस के हाथ अनिकेत का असली कातिल लग चुका था। शशि को अपने किए हुए अपराध की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो शायद कभी खत्म नहीं होंगे। आखिर वो ऐसी कौन सी चीज है जिसे पाने के लिए इंसान ना सिर्फ अपने भविष्य को दांव पर लगा देता है, बल्कि किसी मासूम की जिंदगी से खेलने से भी बाज नहीं आता? क्यों एक सुनहरे सपने के लालच में जानबूझकर इंसान अपराध की अंधेरी सुरंग में खोता चला जाता है? ऐसी महत्वाकांक्षा का क्या फायदा कि इंसान अपराध के दलदल में धंसता चला जाए? शशि सिन्हा एक इंजीनियर था। वो अगर चाहता तो बिजनेस के फेलियर के बाद भी एक अच्छी नौकरी करके अपना जीवन ठीक तरह से बिता सकता था। वो पिंटू का कर्जा भी उतार सकता था, लेकिन ये सब छोड़कर उसने एक ऐसा रास्ता अपनाया जो उसे अपराध की दुनिया तक ले गया। परिणाम की चिंता किए बिना शशि ने छलांग लगा दी और फिर मुंह के बल जा गिरा। उसकी एक गलती ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, बल्कि कई और जिंदगी भी उजड़ गई। अमृता और अनिकेत के सारे सपने टूट गए। उनकी गलती बस इतनी सी थी कि शायद अनिकेत गलत वक्त पर गलत जगह पर था, या फिर गलत वक्त में वो सफेद गाड़ी गलत जगह पर थी। आसमान को छूने के सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन नींद से जागने के बाद इंसान अपने कदम जमीन पर ही रखता है, और जमीन को मजबूत बनाए बगैर आसमान में उड़ान नहीं भरी जा सकती। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम। सबक एक को सीख हम सबको।